हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस। तो आप सभी का स्वागत है जीएनएम स्पेशल्स पे एक बार फिर से। और हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था यूनिट 8, उसमें हम लोगों ने ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी को स्टार्ट किया था। और ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी में हमारा अर्ली एंड लेट ब्लीडिंग, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एबॉर्शन, ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई थी। और जो हमारा आज स्टार्ट होने वाला है वो है एंटीपार्टम हेमरेज। तो चलिए आज हम एंटीपार्टम हेमरेज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्व रक्तस्राव, यानी कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव। और इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि जनन नाल यानी कि जो जेनिटल ट्रैक्ट से गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर के प्रारंभ हो जाने के पश्चात, यानी कि 28 सप्ताह के बाद परंतु गर्भस्थ शिशु के जन्म के पूर्व होने वाला रक्तस्राव हेमरेज यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। यानी कि 28 सप्ताह के बाद लेकिन जन्म होने से पहले। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें तो अगर हम 28 सप्ताह से पहले जो होता है वो एबॉर्शन होता है, ठीक है। 28 सप्ताह के बाद लेकिन जन्म से पहले, जो बच्चे का जन्म होता है उससे पहले जो ब्लीडिंग होगा उसको हम बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। फिर इसके अनुसार हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रसव की प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में शिशु जन्म से पूर्व होने वाली ब्लीडिंग भी प्रसव पूर्व रक्तस्राव में ही शामिल की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि जो पहला अवस्था होता है डिलीवरी का, प्रथम अवस्था जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो डायलेशन होता है, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो 10 सेंटीमीटर तक फैलता है या डायलेट होता है। और दूसरी अवस्था में क्या होता है कि दूसरी अवस्था में बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। बच्चा जो है बाहर निकलता है। तो बच्चे को बाहर निकलने से पहले जितना भी ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्व रक्तस्राव या फिर एंटीपार्टम हेमरेज। यह ब्लीडिंग प्लेसेंटल स्थान से होती है। जो नॉर्मली जो ब्लीडिंग होता है ये प्लेसेंटल यानी कि प्लेसेंटा के आसपास से होता है। फिर जो प्रसव पूर्व जो रक्तस्राव होता है इसका कारण क्या क्या होता है, तो पहला तो कारण है प्लेसेंटा की वजह से जो कारण होता है वो, दूसरा है कि प्लेसेंटा के बिना, और तीसरा है कि अनएक्सप्लेन, जिसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया है अभी तक साइंटिस्ट के होता क्यों है। तो जो प्लेसेंटा के कारण होता है उसमें दो चीज़ें आती है। पहला आता है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, जो कि 35% केसेस में, जो कि एंटीपार्टम एपीएच का जितना भी केस होता है, एपीएच वाली जितनी भी मदर होती है उसमें 35% केसेस में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया जिम्मेदार होता है। और 35% केस में एब्रप्सियो प्लेसेंटा जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो एक दो कारण हो गया। पहला कारण हुआ एपीएच का, प्लेसेंटा प्रीविया, और दूसरा हो गया एब्रप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये दोनों कारण होते हैं। और जो प्लेसेंटा के बिना यानी कि एक्स्ट्रा प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा के अतिरिक्त कौन कौन से कारण होते हैं, तो वो सर्विस का कारण होता है, जैसे कि सर्वाइकल कार्सिनोमा हो गया, सर्वाइकल पॉलिप हो गया, और लोकल इंजरी हो गया, कोई चोट वगैरह लग गया तो उस जगह पे, तो इस वजह से हो सकता है। पर ये सब बहुत ज़्यादा कारण नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों में जो एपीएच वाले केसेस में यही कारण होता है, ठीक है। तो आप देख भी सकते होंगे 35% ये, 35% ये, यानी कि टोटल जितना भी एपीएच वाला केस होता है उसमें से 70% या हम बोल सकते हैं कि 3/4 भाग जो है इन्हीं दोनों की वजह से होता है। इसीलिए हम लोग इन दोनों को ही ज़्यादा पढ़ेंगे। और एक अनएक्सप्लेन्ड वाला भी होता है, पर इस केसेस में ये 20-25% केस में होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कारण बताना मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे भी कैसे। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है और एब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया जो नॉर्मली जो होता है ना प्लेसेंटा, मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो नॉर्मली होता है वो अगर ऐसे है, यूट्रस ऐसे है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो यहाँ पे जुटता है, इस जगह पे, अपर वाले पोर्शन में, ठीक है। अगर ऐसे यूट्रस है तो प्लेसेंटा इस जगह पे जुटेगा और ऐसे बच्चा होता है, ठीक है। और यहाँ से ये कनेक्ट रहता है, तो इस वाले जगह पे नॉर्मली जुटता है। पर
इस जगह पे ना जुट के ये नीचे की तरफ जुट जाता है, या तो यहाँ पे जुट जाएगा, या तो यहाँ पे जुट जाएगा, या तो ये पूरा ही ढक लेगा। तो ये अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ना जुट के नीचे की तरफ जो जुटता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लेकिन जब यह नॉर्मली जो है प्लेसेंटा वो ऊपरी खंड में आरोपित होता है, यानी कि ऊपर अपर वाले प्रोसेस में आरोपित होता है या जुटता है। लेकिन जब यह आंशिक या पूर्ण रूप से गर्भाशय के निचले भाग में जुट जाता है या आरोपित हो जाता है तो वो सर्विक्स की ओर जाने वाली ओपनिंग को आंशिक या पूरी रूप से कवर कर लेता है। मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो आंशिक या पूरी रूप से कवर कर लेता है सर्विक्स को। तो इस स्थिति को ही प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। यह एक असामान्य स्थिति है जो एपीएच के लगभग 35% केसेस में पाई जाती है। और अगर टोटल देखा जाए, इतना देखने की जरूरत भी नहीं है, लगभग 200 डिलीवरी में से एक डिलीवरी में ऐसा केस होता है। फिर हम देखेंगे काउज ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है डिफेक्टिव डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या होता है, जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम लेयर, ये नॉर्मली जो है ये तो पीरियड के टाइम पे झड़ जाता है, पर अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है ना तो एंडोमेट्रियम जो है वो उसका चौड़ाई बढ़ जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। तो अगर डेसिडुआ में कोई कारण है, जैसे कि उसके कोरियोनिक भिलाई है, वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र पे फैला हुआ है, तो ये क्या होगा कि ये पोषण प्रदान करने के लिए नीचे की तरफ खिसक जाएगा, या नीचे की तरफ नीचे के क्षेत्र तक फैल जाता है, तो इस वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है। फिर दूसरा जो कारण है वो है निषेचित अंडे का निचले गर्भाशयी खंड में आरोपण। जो इम्प्लांटेशन हुआ है वही निचले खंड में हुआ है, तो उस वजह से क्या होता है कि प्लेसेंटा भी वहीं पे बनता है, निचले खंड में। फिर तीसरा जो है प्लेसेंटा का अधिक सतही क्षेत्रफल। जो प्लेसेंटा का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्लेसेंटा क्षेत्रफल ले लिया है, तो ऊपर से ऊपर भी अगर होगा तो नीचे तक पहुंच जाएगा। तो अगर उसका सतही क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसका कुछ भाग नीचे के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो सकता है। और जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को ज़्यादा बड़ा होना पड़ता है। ठीक है, प्लेसेंटा को बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि दो बच्चे का कवर करना है, तो ज़्यादा बड़ा होने के चक्कर में वो ऊपर से नीचे तक पूरा ही कवर कर लेता है ऐसे करके। फिर जो रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो अगर किसी को पहले प्लेसेंटा प्रीविया हो चुका है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री है, या फिर हिस्ट्री ऑफ डी और डी प्रोसीजर होता है एबॉर्शन का। अगर पहले का किसी का है ऐसा डी और डी का, तो उसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया उसको हो सकता है। फिर महिला का उम्र जो है या तो 35 वर्ष से ज़्यादा है या 20 वर्ष से कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र है या बहुत कम उम्र है, तो ऐसे फीमेल में ऐसा दिक्कत हो सकता है। फिर ऐसी महिलाएं जिनका प्लेसेंटा का सतही क्षेत्रफल यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस की तुलनात्मक अधिक हो, इन दो कारणों की वजह से, या तो उसका ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर उसको है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है ना कि प्लेसेंटा का सतही क्षेत्रफल जो होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से भी कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। फिर अगर महिला को पहले सीजरियन सेक्शन हो चुका है तो फिर चांसेस हो सकता है। या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिला अल्कोहल लेती है या कोकेन लेती है, ये ड्रग्स होता है। और फिर अगर वो धूम्रपान करती है, ये सारी चीज़ें, या फिर मल्टीपैरिटी, खास तौर पर जब प्रेगनेंसी के मध्य पर अंतराल कम हो। मल्टीपैरिटी का मतलब होता है कि कई बार जो बच्चे को जन्म दे चुकी है, मतलब कि कई बच्चे को जन्म दे चुकी है, और उन बच्चों के जन्म देने में भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उन बच्चों के जन्म देने के मध्य अंतराल कम है, यानी कि जो यूट्रस है उसको टाइम ही नहीं मिल पाया है सही से रिकवर करने का, तो इस वजह से क्या हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, फिर प्लेसेंटा प्रीविया के हम लोग टाइप्स देखेंगे कि कितने कितने तरह के होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप्स में हम देखें तो 4 तरह के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं। तो सबसे पहला है, इसका नाम भी वही सेम ही है, प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में क्या होता है, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा जो है नीचे की तरफ खिसका हुआ रहता है, हम एक भी डिटेल में देखेंगे इसको। फिर दूसरा होता है मार्जिनल, कि मार्जिनल रहता है, और तीसरा होता है पार्शियल, चौथा होता है टोटल। तो लो लाइन में क्या होता है कि प्लेसेंटा का कुछ भाग निचले हिस्से में आरोपित होता है, ये इंटरनल ओएस तक नहीं पहुंच पाता है। इंटरनल ओएस में आपको दिखाऊंगा अभी क्या होता है, तो ये इंटरनल ओएस तक नहीं पहुंच पाता है, पर ये नीचे की तरफ रहता है। मार्जिनल में क्या होता है, इसका एक किनारा इंटरनल ओएस तक पहुंच जाता है, परंतु इसको कवर नहीं करता है। और पार्शियल में क्या होता है कि प्लेसेंटा के इंटरनल ओएस को पूरा या आंशिक रूप से, यानी कि पूरी तरह से नहीं कवर करता है, आंशिक रूप से कवर कर लेता है। और टोटल में तो आपको पता ही है कि ये डायलेट होने के बाद भी पूरी तरह से कवर कर लेता है इंटरनल ओएस को। तो ये हम इसको अगर डिटेल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा
ये है लो लाइन। लो लाइन में आप देख रहे होंगे कि ये यहीं तक है, ठीक है। और इंटरनल ओएस होता है ये जो होता है ना, ये पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरनल ओएस। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो इससे दिखाता हूँ। ये होता है इंटरनल ओएस, ये नीचे की तरफ है, ये इंटरनल ओएस होता है, ठीक है। अब देखिए ये लो लाइन में हो गया तो ये यहीं पे है, इंटरनल ओएस को कवर नहीं कर रहा है। जो मार्जिनल है इसमें क्या कर रहा है कि इंटरनल ओएस को, एक तरफ के इंटरनल ओएस को कवर कर रहा है, ठीक है। जो फिर पार्शियल है, पार्शियल में क्या होता है कि आंशिक रूप से कवर कर लेता है। अगर ये डायलेट होगा, ये इधर जाएगा तो ये कवर नहीं करेगा पूरी तरह से, लेकिन टोटल में तो पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरी तरह से, ये थोड़ा सा भी नहीं बचता है। ये यहाँ पे अगर डायलेट भी होगा ना तो पूरी तरह से कवर ही रहेगा। तो ये हो गया 4 तरह का प्लेसेंटा प्रीविया। फिर हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसके हम लक्षण की बात करें तो योनि से ब्लीडिंग, जो वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, ये सबसे प्रमुख और एकमात्र सिम्टम है, ठीक है। यानी कि योनि से रक्तस्राव होने लगता है और ये दर्द रहित होता है, यानी कि पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है इसमें, और काउजलेस होता है, मतलब कि इसका कारण ही कुछ नहीं होता, बिना कुछ किए ब्लीडिंग होने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये प्लेसेंटा प्रीविया का कारण हो सकता है, ठीक है। यह ब्लीडिंग अधिकतर रात को सोते समय होता है, ठीक है, जो प्रारंभ में मामूली होता है लेकिन बाद में यह अधिक हो जाता है। शुरुआत में नॉर्मल होता है पर धीरे धीरे बढ़ने लगता है ये। फिर इसके साइन का बात करें तो साइन का बात करेंगे, यूट्रस सॉफ्ट होता है, गेस्टेशन की अवधि के अनुसार जो ही होता है। फिर अधिकांश केसेस में गर्भस्थ शिशु की पोजीशन एवं लाय असामान्य होती है, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन होना, ब्रीच प्रेजेंटेशन भी नॉर्मल नहीं है, आप लोग को पता होगा। या फिर ट्रांसवर्स लाय होना, ये भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि प्लेसेंटा यूट्रस के निचले भाग में आरोपित होता है, अतः यह फीटस की लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्थिति को रोक देता है और गर्भस्थ शिशु की स्थिति आड़ी यानी कि ट्रांसवर्स हो जाती है, यानी कि टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है या फिर ऐसे हो जाएगा। बच्चे का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, बच्चे को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। ऐसे अगर यूट्रस है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधा होना चाहिए, पर ये सीधा नहीं हो कि या तो आड़ा हो जाएगा या तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो वो नॉर्मल नहीं होता है। फिर महिला में एनीमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड की कमी हो सकती है। सामान्यतः एनीमिया होना ब्लड लॉस की मात्रा पर निर्भर करता है। फिर अगर ब्लीडिंग अधिक होता है तो बीपी घट जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है और प्रेजेंटिंग पार्ट अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। फिर प्लेसेंटा प्रीविया में है जो है वो जटिलताएं क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले है माता के संबंधित जटिलताएं, यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो माता को शॉक हो सकता है, जो प्रेजेंटेशन वो गलत हो सकता है, और जो लाय है वो भी गलत हो सकता है, यानी कि ट्रांसवर्स लाय हो सकता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है, फिर प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। फिर अगर ये तो गर्भावस्था के दौरान हो सकता है, फिर प्रसव के दौरान यानी डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो झिल्लियों का जल्दी फट सकता है, वो झिल्लियाँ जल्दी फट जाती है। सर्विक्स का धीमा विस्तरण होता है, यानी कि जो सर्विक्स डायलेट होता है वो धीरे धीरे डायलेट होता है। फिर कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि कॉर्ड जो है जो एमनियोट कॉर्ड जो कॉर्ड होता है, आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ के रखता है, तो वो कॉर्ड जो है वो बाहर पहले निकल जाता है, इसको कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं। फिर गर्भस्थ शिशु का जन्म जो है वो जन्म के बाद भी प्लेसेंटा का बाहर नहीं आना, जल्दी बाहर नहीं आता है। फिर प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और या फिर आंशिक प्रत्यावर्तन, यानी कि पूरी तरह से जो है वो प्रत्यावर्तन नहीं होगा, यानी कि यूट्रस फिर से अपनी स्थिति में सही से नहीं जाएगा। फिर जो शिशु है यानी कि गर्भस्थ शिशु यानी कि बच्चा जो है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो बच्चे का वजन कम हो सकता है, उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, यानी कि गर्भाशय में उसका डेथ हो सकता है, श्वासावरोध हो सकता है, यानी कि एस्फेक्सिया यानी कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है। फिर जन्मजात विकृतियाँ कुछ उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि ब्लड उसको कम मिलेगा। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करने के लिए हम सोनोग्राफी यानी कि यूएसजी करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा के आरोपण का स्थान पता लगाने के लिए सोनोग्राफी की जाती है। इसे ट्रांस एब्डोमिनल अथवा ट्रांस वेजाइनली किया जाता है, यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल या फिर ट्रांस वेजाइनली उसको किया जाता है। एमआरआई करते हैं, प्लेसेंटा के आरोपण स्तर पता लगाने के लिए एमआरआई भी किया जाता है। डबल सेटअप वेजाइनल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। जब सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो सोनोग्राफी से कोई स्पष्ट डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा हो, या तो सुविधा उपलब्ध नहीं है या तो कोई स्पेशल मतलब स्पष्ट रूप से कहीं दिख नहीं रहा है, तब डबल सेटअप वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में जो प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट करते हैं, इसके दौरान हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 2 ही उद्देश्य होता है।
पहला तो होता है कि ब्लीडिंग का नियंत्रण करना, दूसरा होता है माता और उसके गर्भस्थ शिशु के जीवन की रक्षा करना। तो आइए हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो महिला के जीवन की रक्षा करने के लिए सबसे पहले महिला को अस्पताल में भर्ती कराना होता है। यदि महिला के गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग प्रारंभ हो जाए तो महिला और उसके शिशु की जान की रक्षा करने के लिए महिला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। महिला का हिस्ट्री लेना चाहिए, उसके परिजन से या फिर गर्भावस्था संबंधी जो भी जानकारी हम ले सकते हैं। फिर महिला का परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करने में जो रक्त हानि की मात्रा का पता लगाएंगे कि कितना रक्त हानि हुआ है। फिर उसके बीपी, पल्स रेट, एडिमा, ये सारी चीज़ें देखेंगे और पता लगाएंगे कि उसका ब्लड बहुत ज़्यादा तो लॉस नहीं हुआ है, वो शॉक में तो नहीं जा रही है। फिर ब्लीडिंग के मात्रा का आकलन करने हेतु पेरिनियल पैड्स के तथा चादरें डॉक्टर द्वारा परीक्षण हेतु अलग से रखनी चाहिए। तो ये डॉक्टर के परीक्षण के लिए अलग से हमें चादर वगैरह रखना चाहिए। फिर ब्लीडिंग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वल्वा का इंस्पेक्शन करना चाहिए। वल्वा का इंस्पेक्शन करने के बाद फिर हीमोग्लोबिन का स्तर तथा रक्त समूह का आकलन किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सके। फिर प्लेसेंटा का स्थिति का निर्धारण करने के लिए सोनोग्राफी करना चाहिए। प्लेसेंटा की स्थिति का निर्धारण करने के लिए योनि परीक्षण करना अत्यंत खतरनाक होता है क्योंकि इससे अनियंत्रित रक्तस्राव होने की संभावना रहती है। हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन या फिर अपने हाथ से जो है योनि परीक्षण नहीं करेंगे, उसके लिए सोनोग्राफी ही करना चाहिए और इसके लिए मतलब सावधानीपूर्वक ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाना चाहिए। फिर इसका एब्डोमिनल परीक्षण करेंगे यानी कि उदरीय परीक्षण। इसमें क्या करेंगे कि गर्भस्थ शिशु के प्रेजेंटेशन को पता करेंगे, उसके लाई को पता करेंगे, उसके सिर का स्थिति पता करेंगे। फिर फीटल हार्ट साउंड को एसेस करना चाहिए। जो फीटल हार्ट साउंड है उसको पता करना चाहिए उसके बारे में कि कैसा है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। फिर महिला को इंट्रावेनस मार्ग द्वारा नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर प्लेसेंटा प्रीविया का अब आगे निम्न बातों पर जो उपचार है ये सब हम पता करके उसके बाद निम्न बातों पे हम उसका उपचार शुरू करते हैं। सबसे पहले तो महिला एवं उसके गर्भस्थ शिशु के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, फिर प्लेसेंटा की क्या स्थिति है, फिर गर्भावस्था की क्या स्थिति है यानी कि मतलब कितना दिन हो गया है प्रेगनेंसी का, फिर ब्लीडिंग के उपस्थिति एवं इसकी अनुपस्थिति क्या है। फिर होता है एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट के दौरान गर्भावस्था को कम से कम 37 सप्ताह पूरे होने तक जारी रखा जाता है। मतलब 37 सप्ताह पूरा हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका डिलीवरी करवा देते हैं ताकि जो शिशु है वो पूरी तरह से मैच्योर हो सके और बाहर निकलने के बाद डिलीवरी के बाद वो जी सके सही से, कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा। तो इसमें क्या किया जाता है कि महिला की समान स्थिति अच्छी हो, महिला में शॉक के कोई लक्षण मौजूद ना हो, फिर जो सक्रिय ब्लीडिंग अनुपस्थित हो, मतलब कि कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं हो रहा हो। फिर हम देखेंगे कि जब गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से कम होगी तो हम क्या करेंगे कि उसका मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि 37 सप्ताह होगा तो हम खुद ही इसका डिलीवरी करवा देंगे। ठीक। फिर अगर महिला में प्रसव नहीं हो, मतलब महिला की डिलीवरी शुरुआत नहीं हुआ है, फिर फीटल हार्ट साउंड अच्छी तरह से उपस्थित हो और अच्छी हो, मतलब फीटल हार्ट साउंड होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। फिर जो सोनोग्राफी में हमें बच्चे में कोई जन्मजात विकृति या फिर जैसे कि उसका सर बड़ा होना या फिर उसके शिशु का मतलब कि बिग हाइड्रोसेफेलस होना, ये सब अगर दिखाई नहीं देता, नॉर्मल बच्चा दिख रहा है तो हम करा देंगे। फिर महिला को बिस्तर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। उसके मतलब इसके तत्व होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या करते हैं हम कि बिस्तर पर ही रहने की सलाह दिया जाता है। हीमोक्रिट वैल्यू के असेसमेंट के लिए प्रोटीन यूरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है। सामान्य स्थिति को हमेशा चेक करते रहेंगे, बीपी पल्स को चेक करते रहेंगे और ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए पैड्स का जांच करते रहेंगे। हीमोग्लोबिन का स्तर सही है कि नहीं है, वो एनेमिक तो नहीं है, ये सब मतलब ब्लीडिंग के बारे में सारी चीज़ें। और आयरन वगैरह का खाना अच्छे से देते रहेंगे ताकि ब्लड कम नहीं हो। फिर ब्लीडिंग रुक जाने के 2-3 दिन के बाद वेजाइनल या सर्वाइकल वुंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक स्पेकुलम से परीक्षण करना चाहिए। फिर जहाँ तक संभव हो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के दौरान महिला को हॉस्पिटल में रखना चाहिए ताकि किसी तरह का स्थिति होने पे तुरंत उसको हैंडल कर दिया जा सके। और महिला का घर अगर अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो घर से अस्पताल जाने के लिए 24 घंटे के आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में महिला को घर भेजा जा सकता है, पर अगर घर बहुत ज़्यादा दूर है तो नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। और डिस्चार्ज के समय महिला को उसको पुनः अगर ब्लीडिंग होने पर किसी तरह का स्थिति होता है तो तुरंत हॉस्पिटल लाने का एडवाइस दिया जाता है। फिर महिला की स्थिति अगर बीच में अचानक से खराब हो जाए तो उसमें अगर निम्न लक्षण दिखने लगे तो गर्भावस्था को तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए। जैसे कि महिला में अचानक गंभीर ब्लीडिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे, ब्लीडिंग के कारण शॉक होने लगे, या फिर जो फीटल हार्ट साउंड है वो अनुपस्थित हो गया है, या फिर जो फीटस में है, जो बच्चे में जन्मजात विकृति है, तो ऐसी स्थिति में जो उसको है टर्मिनेट कर देता है या एबॉर्शन करवा देता है।
फिर जो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के दौरान गर्भावस्था का समापन हम पढ़ चुके हैं कि जो है 37 सप्ताह तक मैनेजमेंट किया जाता है और 37 सप्ताह के बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है बच्चे को। फिर महिला का ऑपरेशन थिएटर का आंतरिक परीक्षण इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है। टाइप 1 टाइप 2 प्लेसेंटा प्रेविया है तो ARM किया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से करवाया जाता है, और ऑक्सीटोसिन का ड्रिप शुरू कर दिया जाता है और करवा दिया जाता है। यदि स्थिति टाइप 2 पोस्टीरियर या टाइप 3 या टाइप 4 का होता है तो इसमें C सेक्शन कर दिया जाता है। मतलब टाइप 1 टाइप 2 है तो नॉर्मल मतलब मैनुअल करवा देंगे, हाथ से करवा देंगे, और उसके अगर कोई खतरनाक स्थिति है जैसे कि टाइप 2 में पोस्टीरियर पीछे के साइड है, और या फिर अगर टाइप 3 या टाइप 4 है तो कर देते हैं सिजेरियन सेक्शन। बहुत बार बिना मतलब 37 सप्ताह अगर हो जाता है 37 सप्ताह तो बहुत बार बिना मतलब किसी परीक्षण के भी सीजरियन सेक्शन करवा दिया जाता है, क्योंकि वो आसान होता है, नॉर्मल में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर अगर सक्रिय उपचार के दौरान बिना ज़्यादा इंतजार किए जो एक्टिव ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या जाता है, बिना ज़्यादा इंतजार किए C सेक्शन करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो दूसरा हम लोगों ने 2 देखा। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि अपेक्स करते हैं कि बच्चा पैदा होगा। और जो एक्टिव मैनेजमेंट है मतलब इसमें तुरंत ही मैनेजमेंट कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से टर्मिनेशन ख़त्म, सिजेरियन सेक्शन करके ख़त्म कर देते हैं। फिर अगर 37 सप्ताह से अधिक है तो हम तुरंत कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और फिर ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो उसमें भी कर देते हैं। अगर बच्चा मर गया है तो भी, या फिर उसमें कोई जन्मजात बीमारी होने की संभावना है तो भी। यदि महिला प्रसव में है, मतलब कि अगर वो डिलीवरी का टाइम मतलब डिलीवरी चल रहा है तो उस टाइम पे शॉक का लक्षण देखने लगे, 34 सप्ताह से कम होती है तो लंग्स को परिपक्व होने के लिए फीटल लंग्स को महिला को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में आंतरिक परीक्षण किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर ले जाके पता करते हैं कि कौन सा प्लेसेंटा प्रेविया है। अगर टाइप 1 टाइप 2 एंटीरियर है तो ARM यानी कि कृत्रिम रूप से निकालते हैं ऑक्सीटोसिन ड्रिप शुरू करके। ऑक्सीटोसिन पता है कि वो संकुचन करवाता है इसलिए। और फिर अगर आंतरिक परीक्षण करने के दौरान पता चलता है कि टाइप 2 पोस्टीरियर है, फिर टाइप 3 या टाइप 4 है तो उसमें C सेक्शन करवा दिया जाता है। और कई बार बिना किसी परीक्षण के भी C सेक्शन करवा दिया जाता है। तो हॉस्पिटल में अस्पताल में क्या क्या प्रबंधन करते हैं। सबसे पहले तो परिजन से हिस्ट्री लेंगे या महिला से हिस्ट्री लेंगे, फिर महिला का परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए सामान्य स्थिति देखेंगे, BP पल्स देखेंगे, लोकेशन का पता लगाएंगे प्लेसेंटा प्रेविया का कौन सा है, इसके लिए सोनोग्राफी करेंगे मतलब कि USG। फिर उदरीय परीक्षण एब्डोमिनल परीक्षण करेंगे, हीमोग्लोबिन का स्तर जांच करेंगे, फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे, IV NS प्रारंभ करेंगे। NS मतलब सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन, उसको शुरू करेंगे। फिर अब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करना है या एक्टिव मैनेजमेंट करना है, तो ये निम्न स्थितियों में किया जाता है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब किया जाता है, जब स्वास्थ्य अच्छा है, ब्लीडिंग अनुपस्थित है, गर्भावस्था की अवधि है, और फिर 37 सप्ताह से कम है, महिला प्रसव में नहीं है, फीटल हार्ट साउंड है मतलब बच्चे का धड़कन सुनाई दे रहा है, फिर गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियाँ नहीं है। 37 सप्ताह तक हम इसको जारी रखते हैं। जारी रखने के बाद प्लेसेंटा प्रेविया का पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं, और बहुत बार बिना परीक्षण के भी कर देते हैं। ठीक है, अब पता लगाते हैं अगर वो टाइप 1 टाइप 2 एंटीरियर है तो नॉर्मली झल्लियों को निकाल के उसके बाद रक्तस्राव नहीं हो रहा तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी करवाते हैं। अगर टाइप 2 पोस्टीरियर या फिर टाइप 3 टाइप 4 है तो सीजरियन सेक्शन। और यहाँ से हम देखते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अगर 37 सप्ताह से ज़्यादा है तो एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें कि तुरंत ही निकलते हैं। ब्लीडिंग लगातार हो रही है, बच्चा मर गया है, या फिर कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, या फिर महिला में शॉक के लक्षण है तो हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। इसमें 34 सप्ताह से कम है तो महिला के जो शिशु को लंग्स को होने के लिए महिला को एक सुई लगाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका थेरेपी देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही करते हैं कि पता लगाते हैं अगर आंतरिक परीक्षण करके, अगर टाइप 1 टाइप 2 है तो आर्टिफिशियल मतलब खुद से करते हैं, और फिर अगर टाइप 3 टाइप 4 है तो C सेक्शन करते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स को क्या करना होता है। सबसे पहले असेसमेंट में क्या जनरल हेल्थ चेक करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, क्लिनिकल लक्षण चेक करेंगे, ब्लीडिंग की मात्रा चेक करेंगे। फिर जो उदरीय परीक्षण और आंतरिक परीक्षण के दौरान जो चिकित्सक है उसको असिस्ट करेंगे। फिर महिला जो है प्लेसेंटा प्रेविया के कॉम्प्लिकेशन की उपस्थिति को पता करेंगे, यदि कोई जटिलता है तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे। फिर नॉर्मल देखभाल सामान्य देखभाल में क्या करते हैं, महिला को शांत और आरामदायक वातावरण देते हैं, आरामदायक पोजीशन देते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्यता का ध्यान रखते हैं। यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको समय समय पर पैड चेंज करते रहेंगे और उसके पेरिनियल एरिया को साफ करके रखेंगे। बेड सेट से रोकने के लिए महिला का जो है
टाइडी या सिलवट से रहित, मतलब सिलवट नहीं रहना चाहिए बिस्तर पे, ताकि उसको बेड से उड़ना हो, और उसके पोजीशन को भी बदलते रहेंगे। फिर महिला को दवाई नहीं देंगे, मतलब दवाई देंगे, महिला को दवाई देंगे डॉक्टर के बताए के अनुसार। पाँच जो नियम होता है, सही नियम, जैसे राइट पेशेंट राइट ड्रग राइट डोज राइट रूट राइट टाइम, ये तो बहुत बार हमने पढ़ चुका है, तो उसी के अनुसार दवाई देंगे। फिर महिला को ब्लड चढ़ाएंगे, ब्लड चढ़ाने के दौरान हीमोग्लोबिन कम हो गया तब चढ़ाएंगे ब्लड। और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अच्छी तरह से क्रॉस मैच करेंगे। और ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने के लिए, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है उपस्थित, तो उसको लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन के रोकथाम के लिए महिला को हमेशा मॉनिटर करेंगे, मेडिकेशन देते रहेंगे, और जैसे डॉक्टर ने जैसे निर्देश दिया है उसी अनुसार हम काम करेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन का कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करेंगे। फिर महिला की एंजाइटी को कम करने के लिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग को लेकर महिला जो है एंजाइटी हो सकती है, इसको दूर करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। महिला को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यूस नर्सिंग देखभाल देते रहेंगे, उसको महिला को प्रोत्साहित करेंगे, उसको ढाढ़स बनाएंगे कि हाँ, समझाएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके परिवारजनों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। फिर संक्रमण की देखभाल के लिए महिला को इन्फेक्शन से बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। नर्सिंग प्रक्रिया के पहले और बाद में हाथ धोएंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, और उसके स्टेरिलाइज किए हुए बर्तन का ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। फिर महिला और उसके परिजनों को नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे। महिला और उसके परिजन को बीमारी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसको ईमानदारी पूर्वक और मित्रतापूर्वक हम समझाएंगे, और उसके स्थिति में हुए प्रगति के बारे में भी महिला और उसके परिजनों को बताते रहेंगे। फिर सी सेक्शन की उपस्थिति में हम लोग पहले प्री ऑपरेशन केयर करेंगे, फिर पोस्ट ऑपरेशन केयर करेंगे। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि साफ सफाई करेंगे, रिटर्न कंसेंट लेंगे, 6 से 8 घंटे पहले NPO रखते हैं। फिर डॉक्टर के अनुसार जो दवाई होता है वो दवाई दिया जाता है। फिर आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ OT भेज देंगे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में बार बार वाइटल साइन चेक करेंगे, जो एनाल्जेसिक दिया हुआ है उसको देंगे। फिर कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, डॉक्टर के अनुसार दवाई देंगे, IV लाइन शुरू करेंगे, बेड से बचाएंगे, सर्जिकल वुंड की देखभाल करेंगे, उसके लक्षण की देखभाल करते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिर बावल साइन सुनाई देने लगे तो उसको खाना पीना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जो मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एब्रेप्सिया प्लेसेंटा, जो कि हम